इलेक्ट्रॉन की खोज पूरी हो गई थी। उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन का जो आवेश द्रव्यमान अनुपात की बात की, फिर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात की कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है। आज अपने बात करेंगे प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, तो अपने देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो कौन से प्रयोग के द्वारा की गई थी। कि जो प्रयोग था हमारे पास कैथोड किरण नलिका प्रयोग किया था। ठीक है, उस कैथोड किरण नलिका प्रयोग से अपने इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था। ठीक है, आपने कहा था कि उस कैथोड किरण नलिका से कैथोड से निकलने वाली ऋणावेशित कैथोड किरणों को अपने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं कि जो कैथोड किरण नलिका जो प्रयोग था इसमें अपने आंशिक सा संशोधन लेकर चलते हैं। आंशिक संशोधन क्या लेकर चलते हैं कि वही अपने पास यहाँ पर ट्यूब है, कांच की नलिका है और इसके अंदर अपने यहाँ पर एक निर्वात पंप लगा रखा है। ठीक है, इस निर्वात पंप को अपने जो दाब है वो कितना कर दिया जाता है, 10⁻⁻2 ATM दाब कर दिया जाता है इस निर्वात पंप से। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि यहाँ पर धातु की 2 छड़ें प्रयोग में ली गई है। इन धातु की 2 छड़ों में से उस जो अपने कैथोड की जब प्रयोग किया था उस कैथोड के प्रयोग में आपने देखा था कि आपने कहा था कि जो बैटरी के जो हमारा धन हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है, और जो बैटरी का ऋण हिस्सा होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, कैथोड नाम दिया जाता है। ठीक है, जो बैटरी के ऋण हिस्से से जुड़ा रहेगा उसे क्या नाम दिया जाएगा, कैथोड नाम दिया जाएगा, और बैटरी के धन हिस्से से जुड़ेगा उसे अपने क्या नाम दे देंगे, एनोड नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं कि बैटरी का धन हिस्सा ले आते हैं। ये बैटरी का धनाग्र हिस्सा है। इस धनाग्र हिस्से के साथ अपने योग करवाते हैं किसका, धातु की छड़ का, जिसे अपने क्या नाम देंगे, एनोड नाम देंगे, और जिसमें बैटरी के ऋण हिस्से के साथ धातु की छड़ का योग करवाया जाएगा उसे क्या नाम देंगे, अपने कैथोड नाम दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपने कहा था कि उस प्रयोग में अपने जो एनोड के पीछे जो एनोड भाग था उस एनोड को छिद्रित एनोड के रूप में लिया था। आज अपने क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एनोड है वो एनोड सामान्य प्रकृति का लेते हैं। ठीक है, और जो कैथोड लिया गया है, इस अपने कहा कि आंशिक सा संशोधन करना है, तो आंशिक संशोधन यही किया जाता है कि एनोड को कैसा ले लिया जाता है, जो कैथोड भाग है उस कैथोड भाग को कैसा ले लिया जाता है, छिद्रित। तो इसका मतलब जो कैथोड है वो कैथोड कैसा हुआ हमारे पास, छिद्रित कैथोड हुआ। ठीक है, और इस छिद्रित कैथोड के जो ये जो पिछला हिस्सा है इसके ऊपर ने क्या कहा था कि सफूरदीप्त पदार्थ की, जैसे वहाँ पर अपने एनोड के पीछे सफूरदीप्त पदार्थ की पॉलिश की थी। ठीक है, उसी तरह से अपने आज जो पॉलिश की जा रही है वो किसके पीछे की जा रही है, कैथोड के पीछे की जा रही है। किसकी पॉलिश कर रहे हैं अपने यहाँ पर, जो सफूरदीप्त पदार्थ है इस सफूरदीप्त पदार्थ की पॉलिश की जा रही है, जो किसका बना होता है, जिंक सल्फाइड का बना होता है। ठीक है, तो अब जैसे ही अपने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत धारा का जो मान है लगभग कितना रखा जाता है, 10,000 वोल्ट्स के लगभग इसके अंदर विद्युत धारा रखी जाती है और इसमें कोई गैस भर दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, जो निम्न दाब पर भरी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रयोग की जो पहली शर्त है निम्न दाब और उच्च जो अपने वोल्टेज। ठीक है, उच्च वोल्टेज रखी जाएगी इस प्रयोग के अंदर। अपने पास जो भी अपने कैथोड प्रयोग है उच्च वोल्टता व निम्न दाब। ठीक है, तो जैसे ही अपने क्या करते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुछ किरणें कहां से निकलेगी, एनोड हिस्से से निकलेगी, और एनोड हिस्से से निकलकर किसकी तरफ जाएगी, कैथोड की तरफ जाएगी। तो आपने कहा कुछ किरणें कहां से निकली, इस एनोड भाग से निकली, और एनोड भाग से निकलकर वो किस तरफ जा रही है, इस छिद्रित कैथोड को पार करती हुई यहां पर क्या उत्पन्न कर रही है, चमक उत्पन्न कर रही है। ठीक है, कैथोड के जो पिछली तरफ अपने सफूरदीप्त पदार्थ लगाया गया है उस सफूरदीप्त पदार्थ के ऊपर क्या उत्पन्न कर रही है, चमक उत्पन्न कर रही है। इन किरणों को जो एनोड से निकल रही है, एनोड से निकलने वाली किरणों को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया कैनाल किरणें। ठीक है, जो अपने किससे निकल रही है, जो एनोड हिस्से से निकल रही है, इस एनोड हिस्से से निकलने वाली जो किरणें हैं इन किरणों को क्या नाम दिया जाता है, कैनाल किरण कहा जाता है। जैसे वहाँ पर कैथोड हिस्से से निकलने वाली किरण को अपने क्या नाम दिया था,
कैथोड किरणें नाम दिया था। इसी तरह से इन किरणों को नाम क्या दिया जाता है अपने, कैनाल किरणें, इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास चमक उत्पन्न की और इस चमक उत्पन्न करने वाली किरणों को नाम क्या दे दिया आपने, कैनाल किरणें नाम दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो सेम प्रयोग हो गया। अंतर ये आया कि वहाँ पर किससे निकल रही थी, कैथोड से कुछ किरणें निकल रही थी। आज अपने कह रहे हैं एनोड से कुछ किरणें निकल रही है, और जो छिद्रित कैथोड को पार करती हुई इस कैथोड के पीछे जो सफुरदीप्त पदार्थ की पॉलिश की गई है, इस सफुरदीप्त पदार्थ की पॉलिश के ऊपर क्या उत्पन्न कर रही है, चमक उत्पन्न कर रही है। तो इन चमक उत्पन्न करने वाली किरणों को अपने नाम क्या दिया गया, कैनाल किरणें नाम दे दिया गया। तो अपने का इस प्रयोग को अगर थोड़ा सा अगर परिवर्तित किया जाता है, तो परिवर्तित करने पर हमारे पास जिन किरणों की खोज होती है उन किरणों को क्या नाम दिया जाता है, कैनाल किरणें नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आज अपने यहाँ पर कैनाल किरण की खोज कर ली। ठीक है, तो कैनाल किरणें अपने खोज ली गई। अब ये जो कैनाल किरणें हैं, इनके जो अभिलक्षणों की बात करते हैं, क्या अभिलक्षण होंगे। जैसे अपने बात करते हैं कि ये था, तो इन किरणों के रास्ते में क्या लगाया जाता है, यहाँ पर विद्युत आवेश लगाया जाता है। तो विद्युत आवेश लगाने पर अपने देखते हैं कि ये किरणें जो है वो किसकी तरफ मुड़ जाती है, धनाग्र जो हमारा ऋणाग्र हिस्सा है, उस ऋणाग्र हिस्से की तरफ क्या हो जाती है, परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। जैसे इसको ऋणाग्र हिस्सा मान लेते हैं और इसको धनाग्र हिस्सा मान लेते हैं, तो ये किरणें किसकी तरफ मुड़ेगी, ऋणाग्र की तरफ मुड़ेगी। तो ऋणाग्र की तरफ मुड़ने से क्या अर्थ होगा, जैसे हमने कहा था कि जो कैथोड किरणें हैं वो धनाग्र की तरफ विचलित हो रही थी, इसी प्रकार से जो कैनाल किरणें हैं वो कैनाल किरणें ऋणाग्र की तरफ विचलित होती है। तो ऋणाग्र की तरफ विचलित होने के कारण से अपने ये कह सकते हैं कि इन किरणों पर जो आवेश है वो आवेश कौन सा पाया जाता है, धन आवेश पाया जाता है। तो हमने कहा कैनाल किरणों पर धन आवेश पाया जाता है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि अपने जैसे इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये ऋण आवेश की तरफ विचलित हो रही है, जिसके कारण से अपने यहाँ पर स्पष्ट किया कि इन कैनाल किरणों पर धन आवेश पाया जाता है, धन आवेश इनके ऊपर उपस्थित होता है। ठीक है, अब अपने कहा कि जो धनावेशित कण का जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो कैथोड निलीकरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अपने कहा कि पहला जो इसमें आया, दूसरा अपने कहा कि जो ये जो धनावेशित कण है या जो धनावेशित कणों का द्रव्यमान नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो हमने बात लिखी है, ये बात अगर आप कैथोड किरणों के लिए अगर देखते हैं, तो कैथोड किरणों के लिए अपने कहा था कि जो कैथोड किरणें हैं वो नलिका में भरी हुई जो गैस है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैनाल किरणें हैं वो नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो दोनों में मुख्य अंतर है कैनाल किरणें और कैथोड किरणों के अंदर। ठीक है, अर्थात जो गैस है वो वास्तव में जो ये अपने पास कैनाल किरणें हैं, वो कैनाल किरणें है क्या, धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। ये वास्तव में होते क्या हैं, धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। ठीक है, कि उस जो नलिका थी, उस नलिका के अंदर जो गैस भरी हुई है उस गैस के ही धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। जो धनावेशित जो कणों की अपने बात की है, ये धनावेशित कण वास्तव में होते क्या हैं कि जो अपनी नलिका थी, इस नलिका के अंदर जो गैस भरी गई थी वो गैस क्या होती है, जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो कण क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो आवेशित होने के कारण से अपने कह रहे हैं कि जो कैनाल किरणें वास्तव में है क्या, कि धनावेशित गैसीय आयन है। तो धनावेशित गैसीय आयन होने के कारण से ये किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, गैस की प्रकृति के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें कि कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात किस पर निर्भर करेगा, गैस पर निर्भर करेगा। ठीक है, जैसे अपने वहां पर तो आवेश और द्रव्यमान का अनुपात फिक्स बता दिया था अपने 1.75 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम, लेकिन अपने यहां पर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और जो द्रव्यमान अनुपात है वो किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब ये यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, जैसे वहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट थी
कैथोड किरणों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो आवेश द्रव्यमान अनुपात है, ई से अपने क्या ले रहे हैं आवेश और एम से क्या ले रहे हैं द्रव्यमान। तो आवेश द्रव्यमान अनुपात, आवेश और द्रव्यमान अनुपात है जो वो किस पर निर्भर कर रहा है, गैस की प्रकृति के ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अब जो ये धनावेशित कण है, ये जो धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। धनावेशित कण क्या होते हैं, विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहते हैं अपने कि जो धनावेशित कण है, जो धनावेशित कणों की अपने बात कर रहे हैं, ये जो धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक के रूप में होते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये जो धनावेशित कणों की अपने बात कर रहे हैं, ये जो धनावेशित कण जो मूल इकाई है उसके क्या होते हैं, पूर्ण गुणक के रूप में ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें कि इनके ऊपर अगर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अगर लगाया जाता है, इन केनाल किरणों के ऊपर क्या लगाया जाए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, तो ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के प्रति जो व्यवहार प्रदर्शित करेंगे वो कैथोड किरणों से विपरीत प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, कि अगर अपने इनके ऊपर क्या लगाया जाए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, जैसे हमने कहा था कि जो कैथोड किरणें हैं वो कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किस तरफ विचलित होती है, धनाग्र की तरफ विचलित होती है, जबकि ये किरणें किस तरफ विचलित होती है, ऋणाग्र की तरफ विचलित होती है। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र लगाने पर जैसे अपने प्रयोग किया था, उस प्रयोग में हमने दिखाया था कि बिंदु ए पर विचलित हो रही है या बिंदु सी पर विचलित हो रही है, तो इनका जो विचलन होगा कैथोड किरण के विचलन के क्या होता है, विपरीत दिशा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें अपने कह सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, 5वां पॉइंट लेते हैं कि विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के प्रति इन किरणों का व्यवहार कैथोड किरणों से विपरीत होता है। ठीक है, तो कैथोड किरणों से इनका जो व्यवहार देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अपने को विपरीत व्यवहार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपने कहते हैं कि यहाँ पर जो धनावेशित कण है, इन धनावेशित कणों को अपने जैसे बात करें कि सबसे छोटा और हल्का जो धनायन है वो किससे प्राप्त होता है, अपने को हाइड्रोजन से प्राप्त होगा, क्योंकि अपने सबसे छोटा जो परमाणु है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। तो सबसे छोटा जो धनायन है वो कौन सा बनेगा, H+ बनेगा। तो इस H+ धनायन को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया। प्रोटॉन वही ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रीवियस, मतलब प्रथम। ठीक है, तो प्रथम धनायन कौन सा है, H+ आयन है, इसे क्या नाम दे दिया गया, प्रोटॉन नाम। और ये प्रोटॉन नाम इसको किसने दिया, गोल्डस्टीन ने नाम दिया। तो इसका मतलब जो प्रोटॉन की जो खोज करता है वो कौन है, गोल्डस्टीन है। इन धनावेशित कणों को जो केनाल किरणें जो निकली थी, आपने कहा था ये जो केनाल किरण है वास्तव में क्या होती है, धनावेशित गैसीय कण होते हैं। तो धनावेशित गैसीय कण मतलब जो उस नलिका के अंदर जो गैस भरी गई है और उस गैस पर जो क्या आ जाता है, आयनित होने से उसके ऊपर धनावेश आ जाता है, तो उन धनावेशित गैसीय कणों को ही क्या कहा जाता है, केनाल किरणें कहा जाता है। और इन धनावेशित गैसीय केनाल किरणों को गोल्डस्टीन ने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। क्यों नाम दिया, क्योंकि सबसे छोटा परमाणु कौन है, हाइड्रोजन। तो इसका जो धनायन बना वो कौन बना, H+। तो H+ जो धनायन है, मतलब इसका ग्रीक शब्द अगर देखा जाए तो प्रोटॉन को अगर अपने किया जाता है प्रोटियस, प्रोटियस का अगर अर्थ देखा जाए तो प्रीवियस या अपने कह सकते हैं फर्स्ट। ठीक है, प्रथम। तो उसी से इसको नाम क्या मिल गया, प्रोटॉन नाम मिल गया। तो इस तरह से प्रोटॉन की खोज हुई। अब प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश है उस आवेश की बात की जाए और प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करेंगे अपने। अब अपने देखते हैं कि प्रोटॉन पर आवेश कितना है। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक बनता है प्रोटॉन पर आवेश।
ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन कैसा है, धनाग्र हिस्सा है, तो धन पर जो आवेश था, जैसे अपने पास जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश था उतना ही प्रोटॉन पर हो जाएगा। तो प्रोटॉन का आवेश जो देखने को मिलेगा वो अपने को मिलेगा प्लस 1.62 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये अपने को प्रोटॉन पर आवेश देखने को मिलता है 1.602। अगर अपने एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखते हैं तो 1.602 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम ये प्रोटॉन का आवेश है। ठीक है, अब इसी तरह से अपने बात करते हैं प्रोटॉन के द्रव्यमान की। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान को अगर देखा जाए तो ये आता है 1.67 गुना 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, इस द्रव्यमान को अगर अपने जो द्रव्यमान इकाई है उसके अंदर अगर व्यक्त करते हैं तो ये हो जाता है 1.007 म्यू। ठीक है, तो इसको अगर अपने द्रव्यमान इकाई के रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो ये जो मान आ जाता है 1.007 म्यू द्रव्यमान इकाई के रूप में व्यक्त करने पर इसका द्रव्यमान आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान अगर लगभग माना जाता है तो लगभग जो द्रव्यमान है वो कितना मान सकते हैं अपने 1 म्यू माना जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास प्रोटॉन की खोज कंप्लीट हुई कि प्रोटॉन को किस तरह से खोजा जा सकता है। अब प्रोटॉन की खोज के बाद में नेक्स्ट जो बात करते हैं अपने न्यूट्रॉन की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं इसमें न्यूट्रॉन की खोज। तो इसको खोजा किसने था, सबसे पहले तो ये बात करें तो जो चैडविक साइंटिस्ट था, इस चैडविक साइंटिस्ट ने अपने कहते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो चैडविक क्या है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता अपने कहा जा सकता है। इन्होंने इसको खोज कैसे किया कि अगर अपने बात करें कि इन्होंने बेरिलियम जो है, इस बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि बेरिलियम जो धातु थी उसके ऊपर किसकी बौछार करवाई, अल्फा किरणों की बौछार करवाई गई। तो चैडविक ने क्या किया कि बेरिलियम के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करवाई, और अल्फा कणों की बौछार से, क्योंकि अपने पता है कि जो परमाणु में एक वैद्युत उदासीन कण की महसूस जब इसका प्रयोग किया गया, धनावेशित कण का पृथक्करण कर दिया गया, तो धनावेशित कण के पृथक्करण के बाद में वैज्ञानिकों ने ये माना कि इस परमाणु के अंदर एक ऋणावेशित कण हो गया और एक धनावेशित कण हो गया। इसके साथ परमाणु में एक उदासीन कण भी उपस्थित होता है। तो एक जो चैडविक जो थे वो एक प्रयोग कर रहे थे। इन प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि बेरिलियम जो है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 4 है, इसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार करवाई। ठीक है, तो इन अल्फा कणों की बौछार से क्या हुआ कि दोनों में यहाँ पर नाभिकीय जो योग की अभिक्रिया हुई, और नाभिकीय योग की अभिक्रिया के द्वारा हमारे पास यहाँ पर कार्बन प्राप्त हुआ। जिस कार्बन का जो द्रव्यमान था वो कार्बन का द्रव्यमान कितना था, अपने पास 12 द्रव्यमान था। अब अगर हमने देखा जाए तो बेरिलियम का द्रव्यमान 9 और अल्फा कणों का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 4 होता है। इस प्रकार से जो कुल द्रव्यमान होना चाहिए था वो कुल द्रव्यमान तो कितना होना चाहिए था, 13 होना चाहिए था। लेकिन अपने को जो कार्बन जो प्राप्त हो रहा है, इस कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12। तो इस प्रयोग के द्वारा एक उदासीन कण उत्पन्न हुआ। उदासीन मतलब न्यूट्रल। ठीक है, तो उस उदासीन कण को जो नाम दिया गया, न्यूट्रल कण को जो नाम दिया गया, जो न्यूट्रल से शब्द बन गया न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन से कौन सा शब्द बन गया, न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, और इस प्रकार से अपने यहाँ पर जो तीनों मौलिक कण हैं, इन तीनों मौलिक कणों की अपने खोज संपूर्ण होती है। अब अगर हम बात करें कि न्यूट्रॉन का आवेश देखा जाए तो न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश कितना है। ठीक है, तो अपने कहते हैं उदासीन कण है, तो उदासीन कण होने के कारण से इसके ऊपर आवेश कितना होगा, 0 होगा। दूसरी मैं बात करता हूँ न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो जो प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका जो द्रव्यमान होता है 1.674 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, जबकि
प्रोटॉन का जो द्रव्यमान था वो 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 27। तो प्रोटॉन का अगर द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान को अगर देखते हैं तो 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। और इसको अगर अपने मात्र इकाई, द्रव्यमान इकाई के रूप में अगर प्रदर्शित करते हैं तो द्रव्यमान इकाई के रूप में कितना हो जाए, 1.008 द्रव्यमान इकाई हो जाए, जबकि वहाँ कितना था, 1.007 था। अगर इसको लगभग अगर लिया जाए तो लगभग तो ये 1 म्यू के द्रव्यमान भी आता है। तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से अपने जो परमाणु के तीनों मौलिक कण हैं, इन तीनों मौलिक कणों की अपने खोज कर ली, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की खोज हुई। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अपने बात करेंगे परमाणु मॉडल की, कि ये जो तीनों कण हैं, मौलिक कण हैं, इनका परमाणु में विन्यास किस प्रकार से रहता है, उस विन्यास की अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।